हेलो स्टूडेंट, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर एमसीक्यू सीरीज जिसमें हमने सबसे पहले लिया है हिस्ट्री को। और हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फर्स्ट टाइम हमने दोनों मीडियम को कवर किया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आती है कि उनका सोशल साइंस हिंदी मीडियम है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों मीडियम को कवर कर लिया जाए ताकि एक ही साथ चीज़ों को स्टूडेंट समझ सकें। हमारा फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आपका है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद हुआ, हम एमसीक्यू के साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना चैप्टर को भी समझते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो में जो कम्प्लीटली बने रहिए। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म केम विद, मतलब इन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो है ना यूरोपियन नेशनलिज्म का किस वाले रिवोल्यूशन से आया, ठीक है ना। हिंदी में क्या है, यूरोपीय राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ शुरू हुई। तो ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन, बेल्जियन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन और हंगेरियन रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नेशनलिज्म का जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन देखने को मिला था वो देखने को मिला था 1789 के अंदर। 1789 वॉज द ईयर, जो कि मतलब हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उस टाइम फर्स्ट टाइम जो है एक ऐसा रिवोल्यूशन आया जिसने लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की भावना उसने उत्पन्न कर दिया, एंड दैट वाज फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस वाले क्रांति के अंदर राजतंत्र को पूरी तरीके से जनता ने विरोध किया था, और उसके बाद ये जो सिलसिला है वो सभी देशों में, पहले सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में चला था और धीरे धीरे करके सभी देशों में स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से राजनैतिक और संवैधानिक परिवर्तन देखने को मिले थे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, जो पूर्ण राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया क्योंकि लोगों ने इतनी बुरी तरीके से विद्रोह किया था। मतलब वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने अच्छी तरीके से किया, जिसके बाद वहाँ पर जो राजतंत्र है उस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इट ट्रांसफर पावर टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, और अब जो है फ्रांसीसी नागरिकों को जो है एक निकाय, मतलब फ्रांसीसी नागरिक खुद ही एक गवर्नमेंट बनाएगी और उसको सत्ता हस्तांतरित करेगी। इस तरीके की सिस्टम वहाँ पर क्रांति के बाद देखने को मिला। It proclaimed that henceforth people would constitute the nation and shape its destiny. इसके बाद ही ये घोषणा हुई कि अब जो है लोग अपने राष्ट्र का निर्माण स्वयं करेंगे और खुद ही उसका डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, उनको किस तरीके से चलाना है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद देखने को मिला था। इस वजह से सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन इन्वेडेड इटली। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। नेपोलियन का जो है हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे, और हमारे 10th में भी हम नेपोलियन को थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। तो नेपोलियन ने जो है इटली पर आक्रमण कब किया था, कब उस पर अटैक किया था। तो दैट ईयर वॉज 1796। मतलब 1796। कभी कभी आपको 97 भी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ऑप्शन जो है आप कर सकते हो, बट बेसिकली जो है इटली पर आक्रमण 1796 में हुआ था। हुआ क्या था कि इटली के अंदर नेपोलियन ने आक्रमण किया था। उस टाइम पे नेपोलियन जो है फ्रांसीसी का राजा था, फ्रांस का राजा था। तो जो कुछ इटली के अंदर जो है ना, इटली के अंदर फ्रांस की सेना थी, तो इटली के अंदर जो फ्रांसीसी सेना थी उसके साथ मिलकर नेपोलियन के नेतृत्व में उसने क्या किया, इटली पर आक्रमण कर दिया। मेन उनका मकसद क्या था, मकसद ये था कि जो सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में गठबंधन हुआ था उसको इटली से बाहर करने का मेन उसका मकसद था, और उस मकसद में वो कामयाब भी हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल कोड वॉज ऑल्सो नोन एज। सिविल कोड या फिर नागरिक संहिता को और किस नाम से भी जाना जाता था। तो सिविल कोड जो है 1804 में वहाँ पर आया था, और लेकर कौन आया था, नेपोलियन लेकर आया था। इस वजह से इसका नाम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। तो ये सिविल कोड को नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे।
अब बेसिकली आपको यहाँ पर बता दें कि ये नेपोलियन कोड जो था ना, बेसिकली था क्या, इसके अंदर पुरुष नागरिकों को इन्होंने भेदभाव काफ़ी किया था। पुरुष नागरिकों को कानून के तहत इन्होंने समान अधिकार दिए थे, मतलब राइट्स दिए थे कि हर पुरुष जो है के पास समान अधिकार है। धार्मिक असहमति का भी अधिकार दिया था। लेकिन इसके बाद दासता प्रथा की जो शुरुआत है दोबारा से हो गई थी। तो नेपोलियन कोड में देखिए कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इन लोगों ने महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों से उसको वंचित किया था। इसके अलावा एक इसमें और पॉइंट था कि जो नाजायज बच्चे के अधिकारों को भी इसमें कम कर दिया गया था। तो नेपोलियन कोड के अंदर ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। बाकी एमसीक्यू की सीरीज़ में आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मेन तो ये नेपोलियन कोड कब आया था, 1804 में। लेकर कौन आया था? नेपोलियन ही लेकर आया था। उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर उनने क्या किया कि अपने परिवारों पर पुरुष के अधिकार को मजबूत बनाया, महिलाओं को उसके व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित रखा और नाजायज बच्चों के अधिकारों को कम कर दिया। पुरुष को हालांकि कानून के तहत समान अधिकार दिए गए थे, सबको धार्मिक असहमति का भी अधिकार दिया गया था। तो ये था नेपोलियन कोड। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्की? किस वर्ष में अंग्रेजी संसद ने जो है ब्रिटिश राजतंत्र से सत्ता हथिया ली थी? तो ब्रिटिश में भी पहले राजतंत्र हुआ करता था। इवन अभी भी वहाँ पे क्वीन होती हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं। अब उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा किस वर्ष में हुआ जबकि वहाँ का पार्लियामेंट जो है ना, उसने राजा से सारी सत्ता, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हथिया ली थी? तो वो हुआ था 1688 में। फिफ्थ क्वेश्चन का आप सी आंसर याद रखोगे। अगर थोड़ी सी आप चीज़ें जानना चाहते हो तो आप सुन लो। बेसिकली हुआ क्या था, 1603 से लेकर 1660 तक बहुत सारे वहाँ पे सिविल वॉर हुए थे। सिविल वॉर होने की वजह से ना पार्लियामेंट तो वहाँ पर पहले ही बन चुकी थी, हाउस ऑफ कॉमन्स पहले ही बन चुका था। तो अब इस वॉर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जो क्वीन थी, जो वहाँ पे राजघराने के लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, पार्लियामेंट को अधिकार देते रहे। अधिकार देने से पार्लियामेंट की क्या हुई, पावर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी और उन्होंने अल्टीमेटली धीरे धीरे करके पावर इतना बढ़ा लिया कि 1649 में उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि संसद जो है ना वो अब सम्राट की जगह ले सकती है। और 1688 में फाइनली जो है अंग्रेजी संसद ने ब्रिटिश राजतंत्र से सत्ता को हटा लिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि 1688 में ऐसा हुआ जबकि वहाँ पर संसद जो है राजतंत्र पे भारी पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? पुराने टाइम पे यूज किया जाता था कि कोई भी प्रपोजल कोई किंग लेकर आ रहा है, कोई भी नेता लेकर आ रहा है, तो उस पर जो है डायरेक्ट वोट दिलवाया जाता था सभी लोगों से और उनसे पूछा जाता था क्या आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता था, उस प्रस्ताव को, मतलब वो जो चीज़ वो लोग करते थे ये वोटिंग, तो उसको हम क्या कहते थे, प्लेबिसाइट या फिर जनमत संग्रह। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म? स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में कौन सी चीज सत्य है या फिर रोमांटिसिज्म क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट, कल्चरल मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिकली रोमांटिसिज्म नाम से कुछ भी लगे बट ये था क्या, एक कल्चरल मूवमेंट था, एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसने लोगों के अंदर राष्ट्रवादी की भावना को विकसित किया था। उसने साइंस एंड रीजनिंग को क्या किया था, उसकी पूरी आलोचना की थी और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी की भावना जताने के लिए लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोक कविताएं हो गई, इनके माध्यम से लोगों के बीच में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने की कोशिश की। नेक्स्ट है, द फ्रेंच नेशन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय विच फीमेल एलिग्री? इन्होंने कहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किस महिला रूपक के द्वारा किया गया था? तो उस टाइम पे एक ऐसा टाइम चल रहा था जबकि हर देश जो है ना एक देश का रूपक, महिला रूपक के रूप में सब मतलब दिखा रहे थे। तो उसी टाइम पे मारियान और जर्मेनिया, ये दोनों आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है ना कि फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किसने किया, मारियान ने, और जर्मन का जर्मेनिया ने। इस चीज़ को आपको जो है ना अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो ये जो फ्रांसीसी राष्ट्र का जो मारियान थी, मारियान को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया
और इसके अलावा दूसरी तरफ जर्मेनिया के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि जर्मेनिया जो था वो डेफिनेटली जर्मनी की महिला रूपक थी, जो कि ओक के पत्ते का ताज पहनती थी, जो कि वीरता का प्रतीक था। जबकि जो मारियान थी वो क्या पहनती थी, कॉकेट और लाल टोपी, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो मारियान फ्रांस का और जर्मेनिया जर्मन का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वर द बिग लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया ऑल्सो नोन एज। प्रशिया के बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था। प्रशिया में जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, वो लोगों को काफ़ी कंट्रोल करते थे, इवन राजा भी उनसे इन्फ्लुएंस रहते थे और ये लोग भी राजा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो उनको क्या बोला जाता था, जंकर्स। 9th का यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन द ईयर 1832। 1832 में किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। 1832 में एक संधि हुई थी जिसके बाद ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, जबकि पहले क्या था, वो ओटोमन शासन के वो अधीन था। लेकिन उसके बाद ये जो ट्रीटी होती है उसके बाद इसे इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, तो वो था आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये याद रखना है आपको, नाम थोड़ा सा खतरनाक है बट आपको ज़रूर याद रखना है कि इस वाले संधि के बाद जो है अब पूरी तरीके से ये आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर कारण बना, और इवन जो पहला विश्व युद्ध है उसका भी कहीं ना कहीं यही कारण था। तो वो क्षेत्र था कौन सा, बाल्कन के जो क्षेत्र थे उसकी वजह से यूरोप में पूरे राष्ट्रवादी तनाव बन गया। बेसिकली देखिए इसमें था क्या, बाल्कन का जो एक बड़ा हिस्सा था ना, पहली बात तो बाल्कन कई सारे राज्यों में डिवाइड था। मान लो ये बाल्कन है 10-11 टुकड़ों में इस तरीके से विभाजित था। उसके एक बड़े हिस्से पे ओटोमन यानी कि तुर्की साम्राज्य का पूरा उस पर जो है वो अधीन था। लेकिन क्या होता है, बाद में ओटोमन का पतन हो जाता है, तुर्की साम्राज्य का पतन हो जाता है। और एक तरफ पतन होता है तो वहीं अब जो है लोगों में दूसरी तरफ क्या, लोगों के अंदर रोमांटिसिज्म भी, कल्चरल मूवमेंट भी साथ में छेड़ा हुआ है, जिससे लोगों में क्या है एक राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो रही है। जो सेम कल्चर के लोग हैं, जो सेम गीत गाते हैं, सेम नृत्य करते हैं, तो वो आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अब क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की डिमांड रख दी। और जब उनको स्वतंत्र कर दिया तो उसके बाद ये क्या करने लगे, ये राज्य जो जिनको बांटा गया ये सब एक दूसरे से जलने लगे, और हर कोई क्या चाहता था कि हम थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा लें, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और इतना ही नहीं, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी बेसिकली उस टाइम पे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, जर्मनी, ये सब भी जो है इस क्षेत्र पर क्या चाहते थे, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। और इसी वजह से पूरा राष्ट्रवादी तनाव बन गया था, किस एरिया को लेकर, बाल्कन को लेकर। नेक्स्ट है, विच जर्मन फिलोसोफर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी फाउंड अमंग द कॉमन पीपल और दैस वोल्क। किस जर्मन दार्शनिक ने यह दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों के बीच पाया जाना था। मतलब कि किसका ये मानना था कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति है ना, वो हमें किस में देखने को मिलेगा, कॉमन लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। और कॉमन लोगों को उस टाइम पे डैश वोल्क भी बोला जाता था। क्यों जो उस टाइम की आम जनता थी ना, वो दास की तरह ही काम करती थी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया था किसने, जोहान ग्रोटफ्राइड हर्डर ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है, जोहान ग्रोटफ्राइड हर्डर ने ये बोला था कि राष्ट्र की जो सच्ची भावना है ना, उसको आम लोगों के द्वारा ही लोकगीत हो गए, लोक कविताएं हो गई, लोक नृत्य हो गए, इसके माध्यम से ही लोकप्रिय बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हु वॉज ज्यूसेppe मैज़नी। ज्यूसेppe मैज़नी कौन था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्यूसेppe मैज़नी बेसिकली वॉज इटालियन रिवॉल्यूशनरी, एक इतालवी क्रांतिकारी था। और वैसे तो वो इटली का पॉलिटिशियन भी था, जर्नलिस्ट भी था, और उसने इटली के एकीकरण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दो उसने सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया था, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। ठीक है ना, ये दोनों का उसने निर्माण किया था। और अगर हम बात
करते हैं ना, इटली के एकीकरण में इसका इंपॉर्टेंट रोल है ही, बट इटली के एकीकरण में दो लोगों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो आपका जो है एक कैबूर का नाम भी साथ में आता है और एक जोसेफ मैजिनी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद रख लोगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, एक तो हमने इटली का एकीकरण पढ़ा है और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है। तो इटली में तो सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, मैजिनी का था और कैमिलेडियो कैबूर का था। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में जो की रोल था ना, वो ऑटो वॉन बिस्मार्क का था। ऑटो वॉन बिस्मार्क का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट है, हु वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट किसे बनाया गया। जब जर्मनी का पूरी तरीके से यूनिफिकेशन हो गया तो उस टाइम पे जो राजा बना वो कौन बना, प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट। प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को राजा बनाया गया था। 14 क्वेश्चन का आपको ए ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में किसे संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो वहां पे राजा कौन बना, तो वहां पर बने विक्टर इमानुअल सेकेंड, ठीक है ना, विक्टर इमानुअल द्वितीय। तो 15 का क्वेश्चन का आपका बी, दोनों ही किंग का नाम आपको याद रखना है कि जर्मनी में कौन बने, विलियम फर्स्ट, और इटली के अंदर विक्टर इमानुअल। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। 1815 के वियना की संधि के पीछे मुख्य मंशा क्या थी। 1815 में जो वियना की संधि हुई थी, इसका मेन उद्देश्य था उन सभी चीज़ों को रिवर्स करना जो कि नेपोलियन करके गया था। नेपोलियन यहाँ पर काफ़ी सारा सुधार भी किया, ठीक है, उसने औरतों के खिलाफ मतलब उसके लिए कुछ किया नहीं, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें उसने अच्छी करी थी, जिससे कि राजतंत्र खत्म होता हुआ नज़र आ रहा था। पर जैसे ही नेपोलियन हारता है, किसमें, वाटरलू के युद्ध में वो हार जाता है, तो उस आई थिंक वो भी ईयर आपका 1915 है, 1815 आई थिंक। तो उसमें वो हार जाता है, तो जिसमें और तो उसके बाद इन लोग ट्रीटी बुलाते हैं, जिसके अंदर भी मेन जो कंट्री है इसमें शामिल होती है। और उसके बाद मेनली जो मेन इंटेंशन क्या था, उनको रीस्टोर मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र को दोबारा से बहाल करने का सिस्टम था, और इसीलिए उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना बुलाया था 1815 में। नेक्स्ट है, हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की संधि की मेजबानी किसने की थी। तो वियना की संधि की जो मेजबानी की थी वो ऑस्ट्रिया ने की थी। ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मैटरनिक, जिसने वियना की संधि की मेजबानी की थी, जिसमें ब्रिटेन, प्रशिया और रूस और डेफिनेटली ऑस्ट्रिया तो शामिल हुआ ही था। ये जो हुआ था वो हुआ था कब, 25 मार्च 1815 को ये ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज किया था। और ये एक बेसिकली यूरोपीय राजदूतों की एक सभा थी, और जिसके उसी टाइम पे इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बना ली थी। मतलब कि नेपोलियन तो कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ ही रहा था, बट उसी टाइम पे इन लोगों ने प्लानिंग भी बना ली कि अब हमें क्या करना है, नेपोलियन को फाइनली बुरी तरीके से हराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। आंखों पर पट्टी बांधकर एक जोड़ी तराजू तौलने वाली महिला क्या दर्शाती है। आंखों पे बंधी हुई पट्टी है, हाथ में एक जोड़ी तराजू है, तो इसे तो डेफिनेटली हम खुद जानते हैं, ये हमारे कोर्ट में रखा रहता है। तो ये आपको क्या डिनोट करता है, जस्टिस, एक न्याय को, निष्पक्षता और कानून को दिखाने के लिए ना हम हमेशा किस चीज़ को दिखाते हैं, आंखों पर बंधी हुई पट्टी और तराजू। मतलब जो इस चीज़ को दर्शाता है कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको समान रूप से तोल रहे हैं, और हमारी आँख तो है नहीं, तो हमें चाहिए सबूत। तो इसलिए 18 का यहाँ पर आपको याद रखना है, ये न्याय को दिखाता है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। 18th सेंचुरी के अंत में पोलैंड का क्या होता है, 18वीं शताब्दी के बाद पोलैंड का क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंट एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, नॉट एट ऑल। पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकम पार्ट ऑफ रशिया, ये भी नहीं हुआ था। पोलैंड बिकेम दी पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, क्या वो ईस्ट जर्मनी का पार्ट बन गया, बिल्कुल नहीं। पोलैंड was partition at the end of 18th century, but three great power, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का जो विभाजन हो गया और 3 महान शक्तियां रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के रूप में किया गया था। तो ये बेसिकली हुआ था पोलैंड के साथ, तो इसको आपको याद रखना है। ये 19 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। किसने ये स्टेटमेंट दिया था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है,
और हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था ड्यूक मैटरनिक का। अब सवाल ये भी आता है कि ये स्टेटमेंट उसने दिया क्यों था। बेसिकली वो उसका मानना भी था और रियलिटी भी यही थी कि सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो जो क्रांति है कहाँ पर हुई थी, फ्रांस के अंदर हुई थी। फ्रांस के अंदर क्रांति से ही पूरा यूरोप प्रेरित हुआ और सब लोगों ने फिर धीरे धीरे जो है राजतंत्र, ये रूढ़िवादिता, अभिजात वर्ग, इनके खिलाफ क्रांति चलाई। उदारवादी का जो उदाहरण मिलता है सबसे पहले हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। उसके बाद इंस्पायर्ड होकर जो है पूरे यूरोप में फैलता है। तो इसी को लेकर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी लग जाती है। मतलब ये एक इंस्पिरेशन जो है ये फ्रांस से बाकी यूरोप वाले लेते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन के साथ जो है मैंने चैप्टर के हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। होपफुली आपने वीडियो अगर कंप्लीटली देखा होगा ना, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और एग्जाम में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो एक ज़्यादा अच्छा इंस्पिरेशन मिल सके। क्योंकि जब आप वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो एक बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लिए और इतनी मेहनत करें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए उस मेहनत का डेफिनेटली आप उसका तो शेयर करके उसका ज़रूर देंगे। और बाकी जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।